तो इमेजिन करो किसी से प्यार में पड़ना। ये पूरा प्रोसेस एकदम डेस्टिनी लगता है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब एक मैजिक जैसा फील होता है। एग्जैक्टली वो लेट नाइट बातें, वो छोटी छोटी कोइंसिडेंसेस और एक अजीब सा कनेक्शन जो पहले कभी फील नहीं हुआ। लेकिन क्या हो अगर ये सब कुछ एक इल्यूजन हो? ओह वाओ, ये तो काफी डार्क थॉट है ना? क्या हो अगर वो हर एक हार्ट बीट, हर एक रैंडम मैसेज और हर एक कोइंसिडेंस किसी केयरफुली इंजीनियर्ड 24 स्टेप साइकोलॉजिकल फॉर्मूला का हिस्सा हो? यानी जो सरफेस पर बिल्कुल ऑर्गेनिक रोमांस लगता है, वो एक्चुअल में ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल सही पकड़ा। आज हम सिडक्शन के उस डार्क और हिडन आर्किटेक्चर को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। और उस ब्लूप्रिंट का सबसे डिटेल्ड वर्जन हमें ऑथर रॉबर्ट ग्रीन की रिसर्च में मिलता है। उनके हिसाब से सिडक्शन कोई रैंडम इमोशनल एक्सीडेंट नहीं है, ये एक डीपली स्ट्रक्चर्ड गेम है। सही बात है, एक गेम जिसके अपने रूल्स हैं। राइट। और इस डीप डाइव का कोर मिशन यही है कि अगर लोग इन हिडन मैकेनिक्स को समझ लें तो वो ना सिर्फ टॉक्सिक रिलेशनशिप से खुद को बचा सकते हैं, बल्कि डेली लाइफ में होने वाले इमोशनल मैनिपुलेशन को भी डिटेक्ट करना सीख सकते हैं। क्योंकि जब तक किसी गेम के रूल्स पता ना हो, तब तक इंसान सिर्फ एक पॉन बनकर रह जाता है। एग्जैक्टली। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज की इस चर्चा में हम रॉबर्ट ग्रीन के बताए गए उन 24 स्टेप्स को 4 मेजर फेजेस में डिकोड करेंगे। हर एक फेज एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल लॉक को खोलने का काम करता है, और ये फेजेस इतने सिक्वेंशियल हैं कि अगर एक स्टेप मिस हो जाए तो आगे का मैनिपुलेशन वहीं फेल हो जाता है। एक फाउंडेशन की तरह काम करता है ये। पर इस डीप डाइव के शुरू होने से पहले ओह हाँ, एक छोटी सी बात यहाँ मेंशन करना जरूरी है। अगर ऑडियंस में से किसी ने इस डिस्कशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 मिस कर दिया है, तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए लोग इस चर्चा के बाद वहां जाकर उन पार्ट्स को जरूर सुने। सुपर। तो उस आर्किटेक्चर के सबसे पहले फाउंडेशन पर आते हैं, जिसे कहते हैं द सेटअप, या फिर इसको स्टरिंग इंटरेस्ट एंड डिजायर भी कहा जाता है। यहाँ सबसे पहला मूव सिडक्शन का नहीं होता। तो फिर क्या होता है? एक हंटर की तरह ऑब्जर्वेशन का होता है, मतलब चूज द राइट टारगेट। एक मैनिपुलेटर अपना वक्त हर किसी पर बर्बाद नहीं करता। इस टारगेटेड अप्रोच के पीछे एक स्पेसिफिक साइकोलॉजी काम करती है। एक स्किल्ड मैनिपुलेटर हमेशा उस इंसान को ढूंढती है या ढूंढता है जो इमोशनली वल्नरेबल हो, जिसके साइकोलॉजिकल आर्मर में कोई क्रैक हो, राइट? एग्जैक्टली। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में कंप्लीटली सिक्योर है, हैप्पी है और उसका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है, तो उस पर ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जल्दी काम नहीं करेंगी। मेक सेंस। लेकिन अगर किसी की लाइफ में कोई गैप है, जैसे एक मेसी ब्रेकअप चल रहा हो, या करियर का स्ट्रेस हो, या फिर एक डीप अकेलेपन का एहसास हो, तो वो माइंड सबकॉन्शियसली किसी सेवियर को ढूंढ रहा होता है। यार ये सच में थोड़ा अनसेटलिंग है, पर लॉजिकली सेंस बनाता है। अब जब वो वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हो जाती है, तो उस गैप के अंदर एंटर करने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, राइट? बिल्कुल। मुझे ये हिस्ट्री के उस फेमस ट्रोजन हॉर्स जैसा लगता है। एक हार्मलेस लकड़ी का घोड़ा जिसके अंदर लिटरली तबाही छुपी थी। ओह, दैट्स अ ग्रेट एनालॉजी। हाँ। जब ट्रॉय के लोगों ने उस घोड़े को देखा तो उन्हें लगा ये एक गिफ्ट है। उन्होंने अपने गेट्स खोल दिए, घोड़े को अंदर ले आए, और रात को जब सब सो रहे थे तब उसमें से सैनिक निकलकर पूरे शहर पर कब्जा कर लेते हैं। एग्जैक्ट यही पैटर्न पहले फेज में दिखता है। ट्रोजन हॉर्स एनालॉजी यहाँ बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठती है, क्योंकि रियल लाइफ में मैनिपुलेटर शुरुआत में कभी भी एक रोमांटिक इंटरेस्ट या इंटेंस लवर बनकर नहीं आता। अच्छा, तो वो कैसे आता है? वो एक हार्मलेस दोस्त का मास्क पहनकर आता है। वो एक ऐसी स्पेस क्रिएट करता है जहाँ कोई प्रेशर नहीं होता। वो बेसिकली ये वाइब देता है कि हम तो बस अच्छे दोस्त हैं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ताकि सामने वाले के डिफेंसिव वॉल्स को कंप्लीटली गिरा दिया जाए। क्योंकि लोग आमतौर पर रोमांटिक इंटरेस्ट्स को जज करते हैं, उन्हें टेस्ट करते हैं, पर एक इनोसेंट दोस्त से किसी को क्या खतरा हो सकता है? राइट। और जैसे ही वो गार्ड डाउन होता है, जैसे ही इंसान कंफर्टेबली उस हार्मलेस रिलेशन में रिलैक्स करने लगता है, वहां से असली माइंड गेम्स शुरू होते हैं। और इसमें सबसे बड़ा हथियार क्या है? मिक्स्ड सिग्नल्स। बिल्कुल। एक दिन वो इंसान दुनिया भर की अटेंशन देगा, लगातार बातें करेगा, और अगले दिन अचानक गायब, एकदम कोल्डनेस। वेट, आई हैव टू स्टॉप यू देयर।
अगर हम लोग लॉजिक से सोचें तो जब किसी के साथ ये होता है, जब कोई इंसान इतनी इनकंसिस्टेंसी दिखाता है कि आज तो बेस्ट फ्रेंड और कल एकदम अनजान, तो इंसान को इरिटेट होकर दूर चले जाना चाहिए ना? लॉजिक तो यही कहता है। वही ना, ह्यूमन नेचर तो स्टेबिलिटी ढूंढता है। तो ये मिक्स सिग्नल्स लोगों को और ज्यादा डीपली अट्रैक्ट क्यों करते हैं? ये पुश एंड पुल मैकेनिज्म एक्चुअली काम कैसे करता है? इसे साइकोलॉजी में वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट कहते हैं। वेरिएबल रेशियो? ओके, थोड़ा सिंपल करके समझाओ इसे। सोचो, एक कसीनो के स्लॉट मशीन के बारे में। लोग उसमें पैसे क्यों डालते रहते हैं? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि रिवॉर्ड कब मिलेगा। राइट, एक गैम्बल है। एग्जैक्टली। अगर हर बार लीवर खींचने पर 10 रुपए मिलते तो लोग बोर हो जाते। लेकिन क्योंकि रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल है, दिमाग का डोपामीन सिस्टम बिल्कुल ओवरड्राइव में चला जाता है। ओह वाओ, तो मिक्स सिग्नल्स बिल्कुल एक इमोशनल स्लॉट मशीन की तरह काम करते हैं। 100%। जब बिहेवियर इनकंसिस्टेंट होता है तो माइंड कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड रहता है। इंसान का दिमाग उस अनसर्टेनिटी को सॉल्व करने की कोशिश में लग जाता है। वो ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है कि कल तो सब ठीक था, आज मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं आया, क्या मैंने कुछ गलत बोला? सही बात है। और इस ओवरथिंकिंग में जो मेंटल एनर्जी इन्वेस्ट होती है, वही बाद में अट्रैक्शन बन जाती है। क्रेजी। तो बेसिक दोस्ती के मास्क से शुरू होकर सीधा दिमाग के डोपामीन रिसेप्टर्स को हैक करने तक इंसान को लगता है कि वो प्यार में पड़ रहा है, पर एक्चुअल में उसका माइंड एक पजल सॉल्व करने की एडिक्शन में फंस रहा है। और जब माइंड पूरी तरह उस कंफ्यूजन और एंगेजमेंट में लॉक हो जाता है, तब फाउंडेशन सेट होती है दूसरे फेज के लिए, जिसे द हुक कहते हैं या लीडिंग अस्ट्रे भी कहा जाता है। यहाँ से गेम और डीपर हो जाता है। तो फेज 2 में क्या होता है? इस फेज में सेड्यूसर माइंड के अंदर बैठ चुका होता है और अब वो सामने वाले की रियलिटी को सटली शेप करना शुरू करता है। यहाँ मैनिपुलेशन इतना कोवर्ट होता है कि कोई डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं दिए जाते। मतलब फोर्स नहीं करते किसी चीज के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंट्स, स्टोरीज और छोटी छोटी सजेशंस के थ्रू नए आइडियाज इंजेक्ट किए जाते हैं। और इस इंसेप्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक यूज होती है, जिसे एंटर द स्पिरिट कहते हैं। हाँ, और ये एंटर द स्पिरिट बेसिकली सामने वाले को परफेक्टली मिरर करना है ना? उसके लाइक्स, डिसलाइक्स और यहाँ तक कि उसके डीपेस्ट बिलीव्स को अपना बनाकर प्रेजेंट करना। एग्जैक्टली, ताकि उस टारगेट को नेचुरली ये लगने लगे कि ये इंसान तो बिल्कुल मेरी परछाई है। दुनिया में पहली बार किसी ने मुझे इतना डीपली समझा है। और उसको लगता है ये एक मैजिकल सोलमेट कनेक्शन है। पर ये मिररिंग कोई जादू नहीं है। ये एसेंशियली वेपनाइज्ड एक्टिव लिसनिंग है। वेपनाइज्ड एक्टिव लिसनिंग, ये फ्रेज अपने आप में काफी डार्क है। ये काम कैसे करता है? सेड्यूसर करता क्या है? वो घंटों तक टारगेट की बातें ध्यान से सुनता है। उसके दर्द, उसके चाइल्डहुड ट्रॉमास, उसकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स का पूरा डेटा कलेक्ट करता है। फिर कुछ वक्त बाद वही सारी इनसिक्योरिटीज और डिजायर्स को अपने खुद के डीपेस्ट सीक्रेट्स बना के वापस प्रेजेंट कर देता है। ओ मैन। ताकि उन्हें लगे कि हम दोनों का पेन सेम है। हाँ। और इससे ट्रस्ट इतनी तेजी से बिल्ड होता है जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में सालों ले लेता है। Here's where it gets really interesting. दुनिया में बहुत से लोग सच में एक जैसे होते हैं, राइट? उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस एक्चुअली मैच कर सकते हैं। तो एक जेन्युइन कनेक्शन जहां सच में वाइब्स मैच हो रही हैं, और इस मैनिपुलेटिव मिररिंग के बीच फर्क कैसे पहचाना जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि टारगेट के पर्सपेक्टिव से तो दोनों एकदम रियल और मैजिकल फील होते हैं। What's fascinating here is एक हेल्दी ऑर्गेनिक कनेक्शन और एक वेपनाइज्ड मिररिंग में एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस होता है। ऑर्गेनिक कनेक्शन में हमेशा थोड़ी फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन मतलब डिसएग्रीमेंट? हाँ, अगर दो लोगों की पसंद सेम भी है ना, तब भी किसी ना किसी बात पर उनका ओपिनियन अलग होगा ही। हेल्दी रिलेशनशिप्स में वो डिफरेंसेस नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैनिपुलेटिव मिररिंग एकदम परफेक्ट होती है। परफेक्शन मतलब वहां कोई डिसएग्रीमेंट या कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होती? नहीं होती, क्योंकि सेड्यूसर इंटेंशनली अपना ओरिजिनल सेल्फ छुपा रहा होता है ताकि वो बस ट्रस्ट गेन कर सके। वो एग्जैक्टली वही बोलेगा जो सामने वाला सुनना चाहता है। अगर कोई नया रिलेशन इतना फ्लॉलेस फील हो रहा हो, जहां लग रहा हो कि हम तो कभी डिसएग्री करते ही नहीं, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। परफेक्शन ह्यूमन नेचर में नहीं होती, ये सिर्फ एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन हो सकता है। ये बहुत ही सॉलिड पॉइंट है यार। फ्रिक्शन एक जेन्युइन कनेक्शन का प्रूफ है।
और इस फ्लॉलेस इल्यूजन के थ्रू जब ब्लाइंड ट्रस्ट पूरी तरह एस्टैब्लिश हो जाता है, तब ये प्रोसेस अपने तीसरे और सबसे डेंजरस टेरिटरी में एंटर करता है, फेज 3, द ट्रैप। रॉबर्ट ग्रीन इस स्टेज को द प्रेसिपिस या खाई कहते हैं। यहाँ आकर ट्रस्ट और अट्रैक्शन बेसिकली डिपेंडेंसी में तब्दील होने लगते हैं। डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट होती है यहाँ? यहाँ एक इमोशनल रोलर कोस्टर डिजाइन किया जाता है। एक दिन टारगेट को लगता है कि वो दुनिया का सबसे खास इंसान है, उसे अनलिमिटेड सपोर्ट दिया जाता है, और फिर अगले ही दिन सीड्यूसर अचानक से अपनी एक आर्टिफिशियल वल्नरेबिलिटी दिखाता है। आर्टिफिशियल वल्नरेबिलिटी मतलब जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाना? हाँ, वो ऐसे एक्ट करेगा जैसे वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और उसे मदद की जरूरत है। ये सब टारगेट के अंदर का सेवियर कॉम्प्लेक्स ट्रिगर करने के लिए होता है। ओ, सेवियर कॉम्प्लेक्स, एक हीरो बनने की चाहत। मतलब किसी को ये महसूस करवाना कि तुम्हारे बिना मैं टूट जाऊंगा, या दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो। एग्जैक्टली और ये इतना पोटेंट इसीलिए है क्योंकि ये एक ही वक्त पर सामने वाले के ईगो को बूस्ट करता है और उसकी एम्पैथी का फायदा उठाता है। राइट। इंसान उस दूसरे शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना बेसिकली लाइफ पर्पस मान लेता है। और इस डिपेंडेंसी को परमानेंटली लॉक करने के लिए यहाँ एक बहुत इंसिडियस हथियार निकाला जाता है जिसे कहते हैं सटल आइसोलेशन। सटल आइसोलेशन, दुनिया से अलग करना। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आइसोलेशन किसी ऑर्डर जैसा नहीं लगता। सीड्यूसर कभी ये नहीं कहेगा कि अपने दोस्तों से मत मिलो या अपनी फैमिली से बात मत करो, क्योंकि अगर वो ऐसा बोलेगा तो टारगेट तुरंत समझ जाएगा कि कुछ गलत है, अलर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो फिर बिना ऑर्डर दिए इंसान को उसकी फैमिली और फ्रेंड्स से आइसोलेट कैसे किया जाता है? ये काम कैसे करता है? ये काम करता है छोटे छोटे बीज बोने के थ्रू, सीड्स ऑफ डाउट। अच्छा, जैसे कि? जैसे कॉन्वर्सेशन के बीच में बहुत ही कैजुअल तरीके से बोलना कि मैंने नोटिस किया कि जब भी तुम अपने उस बेस्ट फ्रेंड से अपने ड्रीम्स शेयर करते हो, वो हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाता है, वो तुम्हारी असली वैल्यू नहीं समझता। ओ भाई, माइंड गेम्स। या फिर ऐसे बोलना कि तुम्हारा परिवार हमेशा तुम पर प्रेशर बनाता है, सिर्फ मैं ही तुम्हें वैसा एक्सेप्ट करती हूँ जैसे तुम हो। ऐसे लगातार कमेंट्स सुनने के बाद टारगेट धीरे धीरे खुद ही अपने उन पुराने कनेक्शन से कटने लगता है। और धीरे धीरे उस इंसान की पूरी रियलिटी, उसका पूरा सपोर्ट सिस्टम, उसके सारे इमोशंस सिर्फ उस एक सीड्यूसर के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। ये वाकई में आंखें खोल देने वाला ब्रेकडाउन है कि कैसे ह्यूमन नेचर के बेस्ट क्वालिटीज जैसे एम्पैथी और ट्रस्ट को उन्हीं के खिलाफ यूज किया जा सकता है। या सच में काफी डीप है। यहाँ एक सेकंड रुकते हैं। अगर लोगों को ह्यूमन साइकोलॉजी का ये डीप ब्रेकडाउन आई ओपनिंग और वैल्यूएबल लग रहा है, क्योंकि ये लिटरली ह्यूमन बिहेवियर का एक सोर्स कोड है, तो इस चर्चा को अभी जरूर लाइक करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। ये डिस्कशंस हमारी समझ को बहुत बड़ा करते हैं। और इस समझ की सबसे ज्यादा जरूरत आखिरी फेज में पड़ती है, जब वो आइसोलेशन और डिपेंडेंसी पूरी तरह क्रिएट हो चुकी है, जब टारगेट की लाइफ में उस सीड्यूसर के अलावा कोई नहीं बचा है। तब आता है साइकोलॉजिकल गेम का फाइनल और सबसे फेटल हिस्सा, फेज 4, द कैप्चर। द कैप्चर, इसको मूविंग इन फॉर द किल भी कहा जाता है ना? हाँ, ये सबसे ब्रूटल फेज होता है। इस फाइनल फेज में अचानक से अर्थक्वेक आता है, एक ब्रूटल और सडन बिहेवियर चेंज। जो इंसान अब तक अपने टारगेट को अपना पूरा यूनिवर्स बता रहा था, वो अचानक से कंप्लीटली विथड्रॉ कर लेता है, एकदम से गोस्टिंग। या फिर फिजिकली तो वही रहेगा, पर इमोशनली बिल्कुल कोल्ड और डिटैच्ड हो जाएगा। हाँ। अब तक जो थोड़े बहुत मिक्स सिग्नल्स थे, वो एक परमानेंट फ्रीज में बदल जाते हैं। पर लोग ऐसे अचानक क्यों करते हैं? ये अचानक लाया गया सन्नाटा एक मास्टर स्ट्रोक होता है, क्योंकि पिछले फेज में आइसोलेशन ऑलरेडी हो चुकी है। अब टारगेट के पास कोई दोस्त नहीं है जिसके पास वो जाकर एडवाइस ले सके। ओह मैन, उसका पूरा सपोर्ट सिस्टम तो खत्म हो चुका है। तो टारगेट के माइंड पर डेवस्टेटिंग होता है, दिमाग एकदम पैनिक स्टेट में चला जाता है। वो सोचने लगता है कि मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कहाँ चला गया, मैंने क्या गलती कर दी। और इसी इंटेंस पैनिक स्टेट में पावर डायनामिक्स पूरी तरह और परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं। इससे पहले तक लग रहा था कि दोनों एक इक्वल रिलेशन में हैं, पर अब टारगेट उस खोई हुई अटेंशन, उस इल्यूजनरी प्यार को वापस पाने के लिए डेस्परेट हो जाता है। वो बेसिकली चेस करना शुरू करता है। और यही वो फाइनल ट्रैप है जो स्नैप होकर बंद होता है। पहले मैनिपुलेटेड टारगेट को चेस कर रहा था, लेकिन इस फाइनल स्ट्राइक के बाद
टारगेट खुद उस पिंजरे में वापस जाने के लिए भागता है। उसको लगता है कि वो रिलेशन बचा रहा है। हाँ, उसे लगता है कि वो रिलेशनशिप को बचा रहा है, लेकिन असल में वो अपनी ही डिपेंडेंसी को और स्ट्रांग कर रहा होता है। सिड्यूसर को अब कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ चुका होता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम इस 24 स्टेप प्रोसीजर के इस पूरे सफर को एक फ्रेम में रखकर देखें, तो ये इफेक्टिवली एक साइकोलॉजिकल फनल की तरह फंक्शन कर रहा है। एक फनल? वो कैसे? एक फनल जो शुरू होता है अट्रैक्शन से, जहां गैप्स और वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके एंट्री ली गई, फिर वो नैरो डाउन होता है ट्रस्ट पर, जहां फेक मिररिंग और एंटर द स्पिरिट से एक इल्यूशनरी बॉन्ड बनाया गया। बिल्कुल सही। फिर वो फनल और छोटा होता है और बदलता है डिपेंडेंसी में, जहां सटल आइसोलेशन से विक्टिम के बाकी सारे कनेक्शंस काट दिए जाते हैं, और आखिर में जब वो सडन इमोशनल विड्रॉल होता है तो वो फनल परमानेंटली लॉक हो जाता है टोटल कंट्रोल में। अट्रैक्शन से लेकर कंट्रोल तक का एक सिस्टमैटिक सफर। ये फनल का समरी इस कॉन्सेप्ट को परफेक्टली एनकैप्सुलेट करता है। और इस पूरे सफर में सबसे टेरिफाइंग बात ये होती है कि टारगेट को आखिरी वक्त तक यही लगता रहता है कि ये सारे डिसीजंस, ये सारी फीलिंग्स उसकी खुद की हैं। जबकि हर एक कदम को बाहर से मैनिपुलेट किया जा रहा था। एग्जैक्टली। इसीलिए इन 4 फेजेस के डीप डाइव से एक सबसे पावरफुल लेसन बाहर निकलता है, और वो एक ही शब्द में समेटा जा सकता है, अवेयरनेस। अवेयरनेस। क्योंकि मैनिपुलेशन तब तक ही काम करता है जब तक वो इनविजिबल रहता है। जब मैकेनिज्म एक बार समझ आ जाए तो मैजिक खत्म हो जाता है। और इसलिए बिहेवियर पैटर्न्स को केयरफुली ऑब्जर्व करना जरूरी है। अगर कोई शुरुआत में ही टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है, अगर एक कांस्टेंट इमोशनल रोलर कोस्टर बनाया जा रहा है, या अगर कोई धीरे धीरे फैमिली और फ्रेंड्स से दूर कर रहा है, तो वहाँ लॉजिक का यूज करना जरूरी है। मतलब अंधा नहीं होना है फीलिंग्स में। बिल्कुल। इमोशंस अपनी जगह है, पर इंसान को थोड़ा डिटैच्ड होकर सामने वाले के एक्शंस और उन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस पर ध्यान देना आना चाहिए। अवेयरनेस ही इस साइकोलॉजिकल गेम की इकलौती शील्ड है। ये एक बहुत ही एम्पावरिंग जगह है इस चर्चा को पॉज करने के लिए। हमने देखा कि कैसे ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज को वेपनाइज किया जा सकता है और कैसे अवेयरनेस से उस साइकिल को ब्रेक किया जा सकता है। सही बात है। अगर लोग इस सीरीज को सपोर्ट करना चाहते हैं और आगे ऐसे ही कॉम्प्लेक्स मेंटल मॉडल्स और साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज को डिकोड करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाले डीप डाइव्स मिस ना हों। और ऑडियंस, इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए कमेंट्स में पार्ट 4 जरूर लिखें। इससे हमें पता चलेगा कि लोग इस डेप्थ्स की इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और आगे और भी डिटेल में जानना चाहते हैं। एक बार फिर रिमाइंड करा दूं, इस डिस्कशन के प्योर फाउंडेशन को समझने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, उन्हें जरूर चेकआउट करें। आज हमने इन 4 फेजेस को एक इंडिविजुअल लेवल पर रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा, लेकिन इन पैटर्न्स को सुनते हुए एक बहुत बड़ा थॉट मेरे दिमाग में घूम रहा है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये अट्रैक्शन से कंट्रोल तक का फनल एक सिंगल इंडिविजुअल पर इतने स्टेल्थी और पावरफुल तरीके से वर्क करता है, तो सोचिए क्या यही सेम साइकोलॉजी हम पर मैक्रो स्केल पर तो यूज नहीं हो रही? मैक्रो स्केल पर तुम्हारा मतलब लाइक ब्रांड्स और कंपनीज? हाँ, सोचिए कॉर्पोरेट मार्केटिंग कैंपेन्स या टेक कंपनीज के एल्गोरिदम्स के बारे में। पहले वो हमारी वल्नरेबिलिटीज और इनसिक्योरिटीज को समझते हैं, जो कि द सेटअप है। ओह मैन, डेटा कलेक्शन और टारगेटेड एड्स के थ्रू। बिल्कुल। फिर वो एग्जैक्टली वही कंटेंट हमें दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं। एक एको चेम्बर बनाते हैं। ये हो गया द हुक या मिररिंग। क्रेजी। और फिर द ट्रैप। फिर वो हमें अपने फोन का डिपेंडेंट बनाते हैं और दूसरे अपोजिंग व्यू पॉइंट से आइसोलेट कर देते हैं, जिसे हम द ट्रैप कहते हैं। और फाइनली जब तक हमें रियलाइज होता है, हमारा बिहेवियर, हमारी खरीदारी, यहाँ तक कि हमारी वोटिंग चॉइसेस भी उनके कंट्रोल में आ चुकी होती हैं, जो कि द कैप्चर है। ओह वाह! तो क्या हम सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं बल्कि अपनी डिजिटल और सोशल डेली लाइफ में भी इसी सेम सिडक्शन फनल का शिकार तो नहीं हो रहे? ऑडियंस को इस बारे में सोचना चाहिए। ट्रूली, ये पैटर्न्स हर जगह हैं। बूम! ये थॉट वाकई में माइंड बेंडिंग है। अवेयरनेस सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं बल्कि अपने और इस पूरी दुनिया के सिस्टम के बीच भी रखनी होगी। इसी जोरदार थॉट के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं कंक्लूड करते हैं। See you in the next deep dive. See you in the next deep dive.